क्या इजराइल के लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले बेंजामिन नेतन्याहू की कुर्सी अब खतरे में? क्या पूर्व सेना प्रमुख गादी आइजनकोट वो चेहरा बन गए इजराइल के अंदर जो नेतन्याहू को चुनाव में चुनौती दे सकते हैं? एक ताजा सर्वे में आइजनकोट की नई पार्टी याशार ने नेतन्याहू की लिकुड पार्टी को पीछे छोड़ दिया। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, क्योंकि इजराइल में चुनाव जीतने का मतलब सिर्फ सबसे ज्यादा सीटें जीतना नहीं होता है। यहां असली सवाल है कौन 61 सांसदों का समर्थन जुटा पाएगा, और यही 61 का जो आंकड़ा है वो ये तय कर सकता है कि अगला प्रधानमंत्री नेतन्याहू बनते हैं या फिर कोई नया चेहरा। तो आखिर इजराइल का चुनावी सिस्टम काम कैसे करता है, आइए पूरा गणित सबसे पहले समझते हैं। सबसे पहले चुनाव कब है यह आपको बताएं। इजराइल में अगला संसदीय चुनाव 27 अक्टूबर 2026 यानी इसी साल होना है। यह चुनाव 7 अक्टूबर 2023 के हमास हमले और उसके बाद शुरू हुए लंबे युद्ध के बाद होने वाला पहला राष्ट्रीय चुनाव होगा। यानी कि यह चुनाव सिर्फ सामान्य सत्ता परिवर्तन का चुनाव नहीं होने वाला। यह नेतन्याहू के राजनीतिक भविष्य, गाजा युद्ध, राष्ट्रीय सुरक्षा और इजराइल की आगे की दिशा पर जनमत संग्रह जैसा महत्व रखेगा। नेतन्याहू ने भी दोबारा से चुनाव लड़ने की पुष्टि कर दी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल क्या है? नेतन्याहू के खिलाफ कौन है? क्यों उनकी कुर्सी पर अब संकट है? इस समय सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की हो रही है वो है गादी आइजनकोट। आइजनकोट इजराइल के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ यानी सेना प्रमुख रह चुके हैं। यानी उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत है मिलिट्री एक्सपीरियंस, सेना का अनुभव और नेशनल सिक्योरिटी क्रेडिबिलिटी। उन्होंने 2023 के बाद बनी जो युद्धकालीन राजनीतिक व्यवस्था है इसमें भी अहम भूमिका निभाई थी। और बाद में क्या हुआ था? उन्होंने नेतन्याहू सरकार से फिर दूरी बना ली और अब अपनी नई पार्टी बना ली है याशार, और इसी के साथ अब वो चुनाव के मैदान में। याशार की स्थापना 2025 में हुई थी और 2026 में यह नेतन्याहू की लिकुड के लिए गंभीर चुनौती के तौर पर उभर रही है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सर्वे पर, जिसने बेंजामिन नेतन्याहू की जो टेंशन है वो बढ़ा दी। दरअसल हाल के एक टाइम्स ऑफ इजराइल जमान इजराइल पोल में आइजनकोट की याशार पार्टी को 25 सीटें मिलने का अनुभव लगाया गया। वहीं नेतन्याहू की लिकुड को 21 सीटें, यानी याशार 4 सीटों से आगे है नेतन्याहू के मुकाबले। ये द टाइम्स ऑफ इजराइल के हवाले से ये आपको बता रहा हूं। एक दूसरा हालिया चैनल 12 का पोल भी है, जिसमें याशार 24 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनती नजर आ रही है, जबकि जो लिकुड यानी बेंजामिन नेतन्याहू की जो पार्टी है वो 22 सीटों पर थी। लेकिन यहां पर एक बहुत ही अहम बात जो आपके लिए समझना बहुत जरूरी है, सबसे बड़ी पार्टी बनना और प्रधानमंत्री बनना ये दोनों इजराइल में एक बात नहीं होता है। इसे मैं आपको समझाने वाला हूं, और यही इजराइल के चुनाव को भारत से बहुत अलग और काफी इंटरेस्टिंग बना रहा है, दिलचस्प बनाता है। इजराइल में प्रधानमंत्री को सीधे वोट नहीं दिया जाता। भारत में हम क्या करते हैं, अपने लोकसभा क्षेत्र में किसी उम्मीदवार को वोट देते हैं। जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो उस सीट पर जीत जाता है। लेकिन इजराइल में सिस्टम पूरी तरह से अलग है। वहां पर मतदाता यानी जो वोटर है वो खास तौर पर पार्टी की सूची यानी कि पार्टी लिस्ट को वोट करता है। पूरा देश एक ही नेशन वाइड इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी की तरह काम करता है यहाँ, यानी कि यहाँ पर अलग अलग सीट नहीं, यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के तौर पर पूरा देश, पूरा इजराइल काम करता है। यानी भारत की तरह 543 जो अलग अलग लोकसभा सीटें जिस पर चुनाव होता है, इस तरह का सिस्टम नहीं है। इजराइल की संसद को कहते हैं क्नेसेट, और क्नेसेट में कुल कितनी सीटें हैं? 120। अब 120 सीटों का पूरा गणित क्या है यह आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। आगे हम फिर बताएंगे चुनौतियां और तमाम चीजें क्यों बेंजामिन नेतन्याहू के लिए आगामी जो चुनाव है बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। अब आप ये मान लीजिए कि किसी भी पार्टी को लगभग 10% वोट मिलते हैं तो उसे लगभग 12 सीटें मिल सकती हैं। किसी पार्टी को 20% वोट मिलते हैं तो उसके पास लगभग 24 सीटें हो सकती हैं। यानी मोटे तौर पर जितना वोट शेयर उतना ही संसद में उसका प्रतिनिधित्व। इसे कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व। लेकिन हर पार्टी संसद में नहीं पहुंच सकती। यहां पर आता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम। नियम क्या है? वो नियम है 3.25% का इलेक्टोरल थ्रेशोल्ड, यानी किसी भी पार्टी को संसद में पहुंचने के लिए 3.25% का वोट जरूर चाहिए किसी भी पार्टी को।
क्नेसेट में सीट पाने के लिए कम से कम इतना थ्रेशोल्ड हासिल करना है। अगर पार्टी इस सीमा से नीचे रह जाती है तो उसके वोट सीटों के बंटवारे में उसको शामिल फिर नहीं किया जाता है। और यही छोटी पार्टियों के लिए सबसे बड़ा चुनावी खतरा है, क्योंकि अगर कोई भी पार्टी 3.25% के आसपास है और थ्रेशोल्ड पार कर जाती है तो वो संसद में कई सीटें ला सकती है। लेकिन अगर वो थ्रेशोल्ड से थोड़ा भी, यानी कि 3.25 से 3.24 भी आ गई, तो फिर उसके वोट सीटों में कन्वर्ट नहीं होंगे, वो इस रेस से बाहर। इसलिए इजराइल के चुनाव में छोटी पार्टियों का प्रदर्शन भी सरकार बनाने के गणित को पूरी तरह से बदल सकता है। और अब आता है सबसे बड़ा नंबर, वो है 61 का। ये मैजिक नंबर है, बहुमत का है। क्नेसेट में कुल जो 120 सीटें हैं, इसलिए बहुमत के लिए चाहिए 61 सीटें। लेकिन किसी एक पार्टी के लिए 61 सीटें जीतना जरूरी नहीं है। कई पार्टियां मिलकर कोएलिशन गवर्नमेंट बना सकती है, यानी कि अगर एक पार्टी 25 सीट, दूसरी 15, तीसरी 10, चौथी 11, तो कुल कितना हो गया? 61 बैठता है। और ये पार्टियां मिलकर सरकार बना सकती है। यही वजह है कि इजराइल में चुनाव के बाद असली राजनीतिक बार्गेनिंग शुरू हो जाती है। इसलिए सबसे बड़ी पार्टी का नेता हमेशा प्रधानमंत्री नहीं बनता। यह इजराइल की राजनीति का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे अहम पहलू है। अब आप मान लीजिए कि याशार को 25 सीट मिलती है और लिकुड को, यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू की पार्टी को 21, तो इसका मतलब यह नहीं कि आइजनकोट अपने आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे। अब दोनों को बाकी पार्टियों का समर्थन भी चाहिए। जिस नेता के पास संसद में 61 या उससे ज्यादा सांसदों का समर्थन जुटाने की बेहतर संभावना होती है, वही सरकार बनाने की स्थिति में आता है। यानी ये कोएलिशन अर्थमेटिक का एक खेल है। अब राष्ट्रपति की भूमिका कैसे अहम हो जाती है प्रधानमंत्री के इस चुनाव में, इजराइल के अंदर, यह भी आप जानिए। चुनाव के बाद इजराइल के राष्ट्रपति अलग अलग राजनीतिक दलों और सांसदों से बात करते हैं, सलाह मशवरा करते हैं, और उसके बाद राष्ट्रपति उस सदस्य को सरकार बनाने का मौका दे सकते हैं जिसके पास कोएलिशन बनाने की सबसे अच्छी संभावना। उस नेता को सरकार बनाने के लिए समर्थन जुटाना पड़ता है। इसलिए इजराइल में राष्ट्रपति महत्वपूर्ण संवैधानिक भूमिका यहां पर निभाते हैं। लेकिन देश के रोजमर्रा की जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो प्रधानमंत्री और सरकार के पास होती है। तो नेतन्याहू के लिए असली समस्या क्या है, यह आप समझिए, क्यों उन पर एक संकट के बादल मंडरा रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। जी हां, वापस आते हैं नेतन्याहू पर। ताजा सर्वे में सिर्फ लिकुड की सीटें ही चिंता का विषय नहीं है। बड़ी समस्या पूरा नेतन्याहू ब्लॉक 61 से नीचे नजर आ रहा है, यानी पूरा अगर कोएलिशन मिला लिया जाए। एक हालिया पोल में नेतन्याहू का कोएलिशन ब्लॉक लगभग 49 से 53 सीटों के आसपास नजर आ रहा है, जो 61 के बहुमत से बहुत कम है। एक दूसरे हालिया पोल में अपोजिशन ब्लॉक ने नेतन्याहू कोएलिशन पर लगभग 10 सीटों की बढ़त दिखाई। इसका मतलब अगर चुनाव आज हो जाए, आज की तारीख में, तो बेंजामिन नेतन्याहू के लिए सिर्फ अपनी पार्टी को मजबूत करना काफी नहीं होगा। उन्हें अपने पूरे गठबंधन को, पूरे कोएलिशन को 61 के आंकड़े तक पहुंचाना होगा। और आइजनकोट के सामने भी आसान रास्ता नहीं है, यह भी आप समझिए, यह भी यहां पर एक बड़ा ट्विस्ट है। आइजनकोट की पार्टी अगर सबसे बड़ी पार्टी बन जाती है तो उन्हें भी 61 सीट तो चाहिए। और अभी के सर्वे में उनका अपोजिशन ब्लॉक भी हमेशा 61 तक नहीं पहुंच रहा है। एक हालिया एनालिसिस में भी यह बात सामने आई है कि किसी भी प्रमुख ब्लॉक के पास लगातार स्पष्ट 61 सीट मेजॉरिटी नजर नहीं आ रही है। यानी कि नेतन्याहू कमजोर नजर आ रहे हैं, लेकिन आइजनकोट की जीत भी अभी तय नजर नहीं आ रही। तो फिर सरकार बनाने में छोटी पार्टियां क्यों महत्वपूर्ण हैं? अब यह सवाल है, क्योंकि इजराइल की राजनीति में कई छोटी और मध्यम पार्टियां बहुत ही डिसाइसिव होती हैं, निर्णायक भूमिका निभाती हैं। उदाहरण के लिए अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यानी कि धार्मिक दल, नेशनलिस्ट, राइट विंग पार्टीज, सेंट्रिस्ट पार्टीज और अरब पार्टीज, इनमें से कुछ पार्टियां किसी भी बड़े ब्लॉक को बहुमत तक पहुंचाने में काफी अहम साबित हो सकती है। इसलिए चुनाव की रात सिर्फ यह देखना पर्याप्त नहीं होगा कि किस पार्टी को कितनी सीट मिली, देखना यह भी होगा कि किसके पास कोएलिशन पार्टनर्स हैं। नेतन्याहू का पॉलिटिकल रिकॉर्ड, बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले नेताओं में से हैं। यह मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि यह आपको पता चल पाए कि नेतन्याहू की जो पृष्ठभूमि है वो कितनी मजबूत है सियासी तौर पर। नेतन्याहू पहली बार साल 1996 में प्रधानमंत्री बने थे और उसके बाद वो लंबे वक्त तक विपक्ष में भी रहे और फिर सत्ता में लौटे। 2022 के चुनाव के बाद उन्होंने एक बार फिर सरकार बनाई। 2022 के चुनाव में लिकुड ने, यानी कि नेतन्याहू की पार्टी ने 32 सीटें जीती थी। लेकिन सिर्फ 32 सीटों के साथ सरकार चलाने के लिए उन्हें दूसरी पार्टियों के साथ कोएलिशन बनाना पड़ा, 61 तक का जो मार्क है टच करने के लिए। यही इजराइल की प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम की खासियत है।
अब 2026 का चुनाव इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है, यह आप समझिए। क्योंकि यह चुनाव कई बड़े सवालों को जवाब देता हुआ नजर आएगा। पहला, क्या इजरायली जनता नेतन्याहू की लीडरशिप से संतुष्ट है, सेटिस्फाइड है? दूसरा, क्या युद्ध और नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे पर नेतन्याहू को फायदा होगा या फिर नुकसान होने वाला है? तीसरा, क्या गादी आइजनकोट एक मजबूत विकल्प बन पाएंगे? और चौथा, क्या कोई भी ब्लॉक 61 का जो जादुई आंकड़ा है वो पार कर पाएगा या छू पाएगा? और पांचवा, क्या चुनाव के बाद फिर से कोएलिशन क्राइसिस पैदा होने वाली है इजराइल के अंदर? आइजनकोट की सबसे बड़ी ताकत क्या है, यह अब आप समझ लीजिए। उनकी मिलिट्री बैकग्राउंड, ये उनकी ताकत। इससे पहले मैंने आपको बेंजामिन नेतन्याहू की ताकत बताई, अब जो उनके खिलाफ है आइजनकोट, वो आप समझिए। इजराइल जैसे देश में नेशनल सिक्योरिटी चुनावी राजनीति का एक बड़ा मुद्दा है, बड़ा हिस्सा है। आइजनकोट के समर्थक उन्हें एक ऐसे नेता के तौर पर पेश करते हैं जिनके पास सेना और सुरक्षा मामलों का काफी लंबा अनुभव है, यानी कि दोनों है। लेकिन उनके सामने चुनौती यह है कि सिर्फ नेतन्याहू विरोधी वोट को एकजुट करना काफी नहीं होगा। उन्हें अलग अलग राजनीतिक विचार रखने वाले दलों को भी एक कोएलिशन में साथ लाना होगा। एक और महत्वपूर्ण चेहरा है, वो है नफ्ताली बेनेट। जी हां, आइजनकोट अकेले नेतन्याहू को चुनौती नहीं दे रहे। पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट भी महत्वपूर्ण राजनीतिक खिलाड़ी हैं। इसके अलावा याइर लैपिड और एविड गॉर, लिबरमैन जैसे नेता भी नेतन्याहू विरोधी कैंप में प्रभाव रखते हैं। यानी ऑपोजिशन पूरी तरह से एक पार्टी नहीं है, और यही आइजनकोट की सबसे बड़ी चुनौती भी हो सकती है। नेतन्याहू को हराने के लिए ऑपोजिशन वोट्स को एक साथ रखना। क्या नेतन्याहू आपस जीत सकते हैं? बिल्कुल, इसकी संभावना भी, और यही वजह है कि अभी नेतन्याहू हार गए हैं, कहना गलत होगा। इलेक्शन पोल्स सिर्फ उस समय की पब्लिक मूड को दिखाते हैं। अभी चुनाव 27 अक्टूबर को होना है, मतलब कि कैंपेन के लिए समय बाकी है। नेतन्याहू के पास दशकों का सियासी अनुभव है, उनका मजबूत वोट बेस है, और सबसे अहम, इजराइल में सिक्योरिटी इश्यूज बहुत तेजी के साथ चुनावी समीकरण बदल सकते हैं। इसलिए आज के पोल को फाइनल रिजल्ट समझना सही नहीं होगा। लेकिन खतरे की घंटी क्यों बज रही है? क्योंकि हाल के कई पोल्स में पहली बार आइजनकोट की याशार पार्टी को लिकुड से आगे दिखाया गया। टाइम्स ऑफ इजराइल के हालिया पोल में याशार को 25, लिकुड को 21, जबकि चैनल 12 के पोल में याशार को 24, लिकुड को 22, यानी कि दोनों सर्वे में याशार आगे है। लेकिन फाइनल गवर्नमेंट बनाने का फैसला इन दो नंबर से नहीं होगा। फैसला होगा 120 सीटों में किस गठबंधन के पास 61 का आंकड़ा पहुंचता है। भारत और इजराइल के चुनाव में सबसे बड़ा फर्क, इसे एक लाइन में आप समझिए। भारत में आप अपने क्षेत्र के उम्मीदवार को वोट देते हैं, इजराइल में आप पार्टी लिस्ट को वोट करते हैं। भारत में 543 लोकसभा जो सीटें हैं जिस पर चुनाव होता है, इजराइल में पूरा देश एक नेशन वाइड कॉन्स्टिट्यूंसी की तरह काम करता है। भारत में लोकसभा मेजॉरिटी का आंकड़ा 272 है, इजराइल में क्नेसेट मेजॉरिटी का जो आंकड़ा है वो 61 है। और इजराइल की संसद यूनिकैमरल है, यानी कि वहां पर क्नेसेट ही नेशनल लेजिस्लेचर की एकमात्र पार्लियामेंट्री चैंबर है। अब सबसे बड़ा सवाल, 27 अक्टूबर की रात क्या होगा? 3 पॉसिबिलिटीज बन रही है। नंबर 1, नेतन्याहू का जो ब्लॉक है वो 61 या फिर उससे ज्यादा सीटें हासिल कर ले तो नेतन्याहू एक और सरकार बनाने की कोशिश कर सकते हैं। सिनारियो 2 क्या है? आइजनकोट वाला जो ऑपोजिशन ब्लॉक है वो 61 या उससे ज्यादा का कोलिशन बना ले तो इजराइल में नेतन्याहू का जो एरा है एक बड़ा राजनीतिक चैप्टर खत्म हो सकता है। और तीसरा सिनारियो क्या है? दोनों ब्लॉक्स 61 से नीचे रह जाएं तो फिर शुरू होगा कोलिशन नेगोशिएशन। कौन किसके साथ जाएगा, कौन प्रधानमंत्री को सपोर्ट करेगा, कौन मिनिस्ट्रियल पोजीशन मांगेगा, किस पार्टी की पॉलिसी कोलिशन एग्रीमेंट में शामिल होगी। और अगर कोई भी स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बन पाती है तो इजराइल फिर से एक पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की तरफ जा सकता है। सबसे बड़ा सवाल तो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा लेसन क्या है? इजराइल में चुनाव सिर्फ नेतन्याहू बनाम आइजनकोट नहीं है, यह 120 सीटों और 61 के बहुमत का चुनाव है। आज के सर्वे में गादी आइजनकोट की याशार पार्टी नेतन्याहू की लिकुड से आगे दिखाई दे रही, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के लिए सिर्फ सबसे बड़ी पार्टी बनना काफी नहीं है, उन्हें कोलिशन बनाना होगा और यही नेतन्याहू पर भी लागू होता है। इसलिए 27 अक्टूबर को सिर्फ ये मत देखिएगा कि किस पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिली, असल सवाल देखिएगा 61 किसके पास पहुंचा, क्योंकि इजराइल की राजनीति में सबसे बड़ी पार्टी नहीं सबसे बड़ा कोलिशन प्रधानमंत्री बनाता है। और अगर मौजूदा पोलिंग ट्रेंड चुनाव तक बना रहा तो नेतन्याहू के राजनीतिक करियर के कठिन चुनावों में से एक 27 अक्टूबर को होने वाला है।